नमस्कार दोस्तों, हम लाइव हाजिर हैं। रणवीर अलाहाबादिया पर सुबह से शोर मचता रहा, लेकिन आज उसके एक नए एंगल पर हम बात करेंगे। रणवीर अलाहाबादिया ने क्या कहा, वो कितना गलत और गंदा था, कितना अश्लील था। शायद अश्लील शब्द भी उसके लिए बहुत छोटा है, गंदा शब्द भी बहुत साफ है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो हमें ये बताती है कि रणवीर अलाहाबादिया ने जो लाइन बोली थी, जिस पर इतना बवाल हुआ, असल में ये लाइन पहले से ही यूट्यूब पर अपलोड किए गए एक वीडियो का हिस्सा है। यानी रणवीर अलाहाबादिया ने बहुत तयशुदा तरीके से इस लाइन को चुराया और अपने उस शो में बोला, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ। ये जो एक वीडियो है, जिसको मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, सिर्फ बता सकता हूं कि ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें इस तरह का सवाल होता है। वो सवाल जो उन्होंने वहां पर किया कॉन्टेस्टेंट के साथ। अब ये बात करना क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया अब हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। मुझे कॉमेडी मेरा जॉनर नहीं है, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे पता नहीं था, मुझसे गलती हो गई। कुछ भी नहीं हुआ है रणवीर अलाहाबादिया से। रणवीर अलाहाबादिया ने एक चांस लेने की कोशिश की है, उस चांस में वो फेल हो गए, तो अब वो माफी मांग रहे हैं। यानी ये बहुत तयशुदा तरीके से रखा था। अगर इस पे हम लोगों ने बवाल नहीं मचाया होता, अगर इस पर हमने सवाल नहीं उठाया होता, तो ये ऐसे ही निकल जाता। यानी रणवीर अलाहाबादिया जो अपनी पॉडकास्ट में इमेज बताते हैं कि मैं बहुत सुलझा हुआ स्पिरिचुअल व्यक्ति हूं, उनके दिमाग में कितनी गंदगी चला करती है। दोस्तों, हमारे साथ दो मेहमान हैं। एक रवि जी हैं जो हमारे साथ रोजाना जुड़ते हैं। दूसरे हमारे मेहमान मुकुंद सारस्वत हैं। मुकुंद कानपुर से जुड़े हैं और एक बडिंग जर्नलिस्ट हैं, नई पीढ़ी के हैं, युवा हैं। ये हमें बताएंगे आज की बातचीत में कि युवा इसको लेकर क्या सोचते हैं। युवा पीढ़ी जो है, जो बहुत ज्यादा फॉलो करती है रणवीर अलाहाबादिया जैसे सो कॉल्ड पॉडकास्टर्स को, वो बताएंगे। बाकी हम रोजाना की तरह रवि जी के साथ भी चर्चा करेंगे कि ये जो गिरता हुआ स्तर है, ये हमें कहां लेकर जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, मुकुंद और रवि जी, आपका भी। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में। जी रवि जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा। जी देखिए, दिन भर जो चर्चा हुई वो हमने सुन ली कि रणवीर ने क्या कहा, गलत था। दुनिया भर की उनको सारी चीजें, हिदायतें, चेतावनियां, एफआईआर सब हो गया। लेकिन अब ये जो बात सामने आ रही है कि पहले से ही यूट्यूब वीडियो पर वो लाइन थी, उसको उन्होंने चुराया, उस शो में बोला, उसके बाद बवाल हुआ, फिर इन्होंने माफी मांगी। तो क्या ये माफी वाकई में माफी है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, माफी तो माफी नहीं है, ये दरअसल एक किस्म की जो इतना सारा विरोध जो होने लगा ना, और माफी भी मांगने के लिए बहुत देर से आए। ये चीज एकदम हाँ। सुबह से चल रही थी। मैंने देखा कि जब लोगों ने उनको अनफॉलो करना शुरू कर दिया, सोशल हम्म। मीडिया में लगातार ये चलने लगा कि इनको जो हम्म। है अनफॉलो किया जाए, और वो जब नंबर्स बढ़ने लगे हैं तब ये घबराहट हुई होगी, क्योंकि आज की तारीख में फॉलोअर्स जो है वो तो सबसे जरूरी चीज हो गए हैं। और इसके अलावा ये भी आया है कि ये लोग शायद हम्म। कुछ ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं, समय रैना और अलाहाबादिया। जब उन ब्रांड्स ने बिल्कुल हाथ बिल्कुल। खींचना शुरू किया, तब इनको घबराहट हुई कि अरे ये तो मामला गड़बड़ हो गया है, ये दांव उल्टा पड़ गया है। तब इन्होंने माफी मांगी। अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो बढ़िया, इनको तो फोकट की पब्लिसिटी मिल रही थी। जो लोग नहीं जानते हैं इनको, वो लोग भी जान रहे थे इन्हें आज तो। सर, एक चीज यहां पर बोलना चाहूंगा। हमारे जी देश की एक बहुत पॉपुलर ई कॉमर्स ऐप है, मैं जानबूझकर उसका नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत पॉपुलर है, बड़े जी यंगस्टर्स उससे कपड़े ऑर्डर करते हैं। उसके ब्रांड आइकन को लेकर भी सेम तरह की पब्लिसिटी हुई थी, जिसमें बहुत ही सेक्सिस्ट रिमार्क दिए गए थे, बहुत कुछ हुआ था। ये उसे भी इंडोर्स करते रहे हैं। और बहुत सारे वो ब्रांड जिनको ये इंडोर्स करते हैं, मैं उन सारे ब्रांड से अपने प्लेटफॉर्म से सवाल पूछ रहा हूं कि रणवीर अलाहाबादिया को अगर आपने लाखों, करोड़ों या हजारों रुपए देकर साइन किया है, तो रणवीर अलाहाबादिया की सोच का क्या आप समर्थन करते हैं? क्या आप मानते हैं इस चीज को कि जो उन्होंने कहा है, उसी सोच को आप भी मानते हैं क्या? अब मैं मुकुंद आपके पास आऊंगा। मुकुंद। उज्जवल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका नेटवर्क शायद। अब मेरे ख्याल से आना चाहिए।
अच्छा ठीक है। हाँ, अभी भी उज्जवल सर का अटक रहा है। हाँ मैं लीव करके वापस स्टिल से है। ऑन करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप मत हटिए, उज्जवल हाँ जी का कहीं उधर होगा। हाँ 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 हाँ, हाँ। हो सकता है। तो जैसे उज्जवल जी कह रहे थे कि ये YouTube पर एक प्रोग्राम जो है, आप चाहें, जो दर्शक हमारे चाहें वो भी देख सकते हैं। एलन वर्सेस सैम करके है, अगर आप सर्च करेंगे एलन वर्सेस सैम ट्रूथ और ड्रिंक, अगर आप ये चीज सर्च करते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो कार्यक्रम है, जिसके जो डायलॉग है, जो रणवीर ने बोला है, इलाहाबादिया। तो हाँ, रणवीर अलाहाबादिया ने जो बोला है, ये डायलॉग जो है आपको उस प्रोग्राम में बाकायदा सुनने को मिलेगा, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल रटा हुआ डायलॉग था, याद करके आए थे वो। हाँ उज्जवल जी, आप बीच में विजिबल नहीं जी थे। हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू था। मैं जी मुकुंद जी। आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को जानने सुनने के बाद आपको किस तरह का रिस्पांस दिखाई दिया इंटरनेट पर, खासकर आपकी उम्र के लोगों के बीच, खासकर उन लोगों के बीच जो बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं रणवीर अलाहाबादिया को, जिन पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है? ठीक है ठीक है, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं आपको अब ये बताता हूँ कि क्यों मैंने इस पे सिर्फ एक वीडियो बना करके, एक फेसलेस वीडियो बना करके इसको नहीं छोड़ दिया, क्यों मैंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे लाइव आकर के इसको एड्रेस करना चाहिए। जी। सबसे पहले तो क्योंकि मैं उस जनरेशन से इत्तेफाक रखता हूँ जो इस तरीके की कॉमेडी, इस तरीके के जॉनरा, इस तरीके के जोक से वाकिफ है, हम लोग देखते रहते हैं ये सब चीजें। तो सबसे पहला तो मेरा जो रिएक्शन था इस पे वो ये था कि ये वीडियो एक मेंबर्स ओनली वाले प्रोग्राम में अपलोड हुई थी, ठीक है। तो ये जनरल ऑडियंस के लिए पहले भी नहीं थी, ये उन लोगों के लिए थी जो उसको पैसे देते हैं समय रहना, वो जो ऑलरेडी उसके, और जो इंसान उसको पैसे दे करके उसका चैनल देख रहा है वो ऑलरेडी उसका एक फैन रहा होगा, उसकी कॉमेडी, उसकी जॉनर का फैन रहा होगा। तो उससे बात दूसरी निकल के क्या आती है कि जो ऑलरेडी उसका फैन है, जो ऑलरेडी उसके जॉनर को एक्सेप्ट करता है, वो एक जो ये कॉमेडी का जॉनर है डार्क कॉमेडी, डार्क कॉमेडी वो तरीके की जिसमें गालियां, गंदे शब्द, वल्गर, ये सब चीजें चलती हैं, हम इसको इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि क्या ये शब्द सड़कों पे सुनाई नहीं देते, क्या हम बंद कमरों में इस तरीके की बातें नहीं करते। उसको प्लेटफॉर्म पे लाना, ये डार्क कॉमेडी का एक छोटी सी समरी हो जाती है। तो अगर ये वीडियो वहां से निकल के लोग आपत्ति जाए, तो सबसे पहला रिएक्शन तो ये था कि उस ऑडियंस के लिए जो ऑलरेडी एक डार्क कॉमेडी को एक्सेप्ट कर रही है, उसके लिए भी ये इतना एक्सट्रीम केस था। अब ये क्यों हुआ, मैंने बैठ के सोचा ये क्यों हुआ। पहला रीजन तो ये निकल के आता है क्योंकि उसके बगल में कॉमेडियन बैठा था जो जाना जाता है बैक टू बैक जोक्स करने के लिए। अब क्या वो उस हाइप में आके उसने सोचा कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, उन्होंने सोचा कि भाई अगर सब लोग इतने डार्क कॉमेडी कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना करूं। या फिर जैसा कि अभी हम लोगों को पता लग रहा है उस अपोलॉजी के बाद कि वो एक चैनल, और ऐसे और भी चैनल है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोई एक दो चैनल, ब्रिटिश चैनल, इंग्लिश चैनल से नहीं आया है, ये बहुत सदियों से चलती हुई आ रही क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते हैं। अब इसके पीछे का, अब मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं करता इस चीजों का, और ये जो जो स्टेटमेंट था वो बहुत ही वाहियात, बहुत ही खराब था। अब अगर इसको सेकंड लेवल पे इसके कॉम्प्लेक्सिटीज में जाए, तो वो जनरली वो क्वेश्चन लिटरली ना लेकर के मेटाफोरिकली लेने वाला था। ये इस तरीके की दलीलें मैंने रेडिट पे पढ़ी, मैंने ऑडियंस से पढ़ी, उन लोगों से जो उनको सपोर्ट करते हैं, कि मेटाफोरिकली लेते हैं कि जब दो हार्ड चॉइसेस जिसमें आप ना लेफ्ट कट जा सकते हैं ना राइट जा सकते हैं, तब आप कहाँ जाएंगे। तो उस तरीके का क्वेश्चन बनाया गया है। अब मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यह है इस पूरे मामले से, सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि इन्फ्लुएंसर जो शब्द है, मुझे उससे बहुत प्रॉब्लम है। क्रिएटर एक बेटर शब्द होता है। इन्फ्लुएंसर की सबसे पहली जो ड्यूटी होती है वो है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद जो है वो एंटरटेनमेंट, डांस, सिंगिंग वो सब कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने नाम के पहले इन्फ्लुएंसर लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चलते हैं। मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूं, आप ऐसे दो तीन नाम सोचिए जो नंबर्स के गेम में सबसे टॉप हैं यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो। अब आप सोचिए कितने लोगों की एक्चुअल में आप इज्जत करते हो जो एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आते हैं। मेरे हिसाब से मैं जो नाम सोच पा रहा हूं, मैं इज्जत किसी की भी नहीं करता, मैं उनको गॉड लाइक फिगर में किसी को भी नहीं देखता, इन्फ्लुएंस में किसी से नहीं होता। तो हम जहां पे किसी के नाम के पहले इन्फ्लुएंसर लगा देते हैं तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सोसाइटी की तरफ लेकर के आता है।
उसके बाद जहां उनको नेशनल अवार्ड्स भी मिले, जहां पे उनको हमारे प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया, उन सब चीजों के बाद अगर वो इंसान आकर के ये व्यूज अपने रखता है, तो शायद वो उसका इंटेलेक्ट दिखाता है कि शायद वो बहुत ही फेक रहा था। उसने देखा कि चलो 2-3 चीजें चल रही हैं, एक एक ये टॉपिक, एक टॉपिक, ये टॉपिक, इसके अराउंड में अपनी पर्सनैलिटी बना लेता हूं और वो चल जाएगी। फिर उसने जब उसको मौका मिला ऐसे शो पे आने का जहां वो उसको लगा कि मैं ओपन अप हो सकता हूं, तो वहां पे उसकी रियल पर्सनैलिटी निकल के आ गई। अब इन सब से सार क्या निकलता है बेसिकली इज कि हमको, मैं ऑडियंस अगेंस्ट बात कर रहा हूं, कि किसने बोला है आपसे कि किसी भी सेलिब्रिटी को, किसी भी इन्फ्लुएंसर को बहुत सीरियसली लो? किसी को भी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। सब लोग पैसे कमाने के लिए हैं, सब लोग के पास ब्रांड्स आते हैं, सब लोग इंटीग्रेट करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, उस पैसे के लिए कुछ भी जो होता है चलता है वो करते हैं और निकल जाते हैं। अब जो मेन पहला, सबसे पहला इशू मेरा वो यही है कि इन्फ्लुएंसर नहीं, क्रिएटर है लोग। इन्फ्लुएंसर कोई नहीं है। इन्फ्लुएंस करने जैसी क्षमता मुझे नहीं लगता है यूट्यूब स्पेस में अभी भी किसी भी टॉप क्रिएटर के पास है। हाँ मुकुंद, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि हम इन्फ्लुएंसर किसी को कब कहते हैं। देखिए, इन्फ्लुएंसर हम किसी को तब कहेंगे जब हमने देखा कि उसने दो लोगों के जीवन में, दुनिया में कुछ ऐसी नई चीज वो लेकर आ गया जो पहले कभी नहीं कही गई थी, लोगों का जीवन संवर गया, सुधर गया, तब हम इन्फ्लुएंसर शब्द का इस्तेमाल करें। आजकल तो लोग चैनल खोलते ही कहते हैं मैं इन्फ्लुएंसर हूं, तो हम कंटेंट क्रिएटर। दूसरा, हम जो सामाजिक मर्यादाएं, हम उनका ही ख्याल नहीं कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर तो हैं, पर हम सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं हम उनको ही नहीं मानते। मतलब कौन किसके लिविंग रूम में डिस्कशन होता होगा, किस सभ्य परिवार में इस तरीके की डिस्कशन होगी। और हम इसको कई बार, मैंने देखा बहुत से लोगों ने वेस्ट पे डाल दिया या बोला कि पश्चिमी सभ्यता है। पश्चिमी सभ्यता भी इतनी गंदी नहीं है कि वहां पर इस तरह की चर्चा हर घर में होती हो या हर जगह पर होती हो। ये तो आपकी गंदी सोच का वो है। रवि जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, आज पूरे दिन ये बात होती रही कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे सम्मानित किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चुनाव का दौर था। पब्लिसिटी चुनाव में सबको चाहिए होती है। फिर बहुत सारे मंत्री संतरी इनके पॉडकास्ट में जाते हैं, ये भी खुद को वहां पोर्ट्रे करते हैं कि अर्जुन से कम नहीं है, गीता का पूरा ज्ञान है इन्हें, और मार तमाम अलग अलग आध्यात्म पर और इस पर उस पर बहुत सारे ज्ञान भी देते हैं। हालांकि मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि रणवीर अलाहाबादिया के जो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो बड़े मूर्खतापूर्ण होते हैं और उनसे इनके बौद्धिक स्तर का भी अंदाजा हो जाता है कि ये दिखाना चाह रहे हैं पर है नहीं। आप कैसे देखते हैं कि एक राजनेताओं की कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है? आज देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट आया है। देवेंद्र फडणवीस भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और हम मोदी जी द्वारा इन्हें सम्मानित होता हुआ भी देख चुके हैं, और हमको मालूम है कि इन लोगों को क्यों सम्मानित किया गया था, ये भी सबको पता है। उस वक्त चुनाव में प्रचार की जरूरत थी। यूट्यूब, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स देखते हैं, 18+ जो हमारी ऑडियंस है वो देखती है, और उनका एक सपोर्ट चाहिए था, तो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। तो जब आप अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए ऐसों तक पहुंच जाते हैं, तो क्या ये आपकी एक जिम्मेदारी नहीं बन जाती है कि आप एक क्लियर कट मैसेज दें? उज्जवल जी, आपने जैसे जिम्मेदारी की बात कही, तो जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं एक नैतिकता भी अपने आप शामिल रहती है। जो जिम्मेदार है उससे नैतिक होने की भी बात जो है वो हम सहज कर लेते हैं कि ये जिम्मेदार है तो ये नैतिक भी होगा। लेकिन आजकल ये दोनों चीजें हैं कहाँ? ना हमको जिम्मेदारी नजर आती है, ना नैतिकता नजर आती है। नजर आते हैं तो सिर्फ नंबर्स। हर आदमी नंबर पर खेल रहा है, चाहे राजनीति हो, चाहे आप सोशल मीडिया पर आ जाइए। तो ये जो नंबर और नंबर का जो गठजोड़ है, ये पूरा वही है। उनको भी नंबर्स चाहिए। यहाँ पे सोशल मीडिया में ऐसे लोग चाहिए जिनके पास बहुत सारे नंबर्स हों, जिनके प्लेटफॉर्म को बहुत सारे लोग मिलियंस में देखने आते हों उनको। और इनको भी उसी तरह के लोग चाहिए जो आपने कहा ना, इनका इंटेलेक्चुअल लेवल वही है जो थोथा चना बाजे घना जो कहावत है। तो वो जो हल्की फुल्की खोखली चीज रहती है, आवाज बहुत करती है। तो दोनों एक लेवल पर आ जाते हैं। जब दोनों एक लेवल पर आ जाते हैं तो इन लोगों के लिए खेलना जरा बड़ा आसान हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे की सुविधा के लिए साथ में आए हैं। और दुख इसी बात का है। देखिए, वही बात है, प्रधानमंत्री जी की बात है। अक्सर वो, मतलब पिछले कुछ सालों में कई बार वो ऐसे लोगों के साथ उनकी तस्वीरें आई हैं या वीडियो आए हैं जो अपराध की या गलती की दूसरी साइड में खड़े हुए नजर आए हैं। तो प्रधानमंत्री उनके साथ नजर आते हैं। एक बार फिर वही हुआ है।
तो और रणवीर अलाहाबादिया ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, तो जैसे कि हमने कहा कि एक वीडियो से लिया हुआ, बहुत इंटेंशनल है और इससे उनकी सोच का पता चलता है। वो भले ही कहें कि भाई कॉमेडी मेरा फोर्टे नहीं है, मुझे नहीं पता, वो तो मुंह से निकल गया है, जो भी मैं चीज कहना है। चाहता था ये रणवीर को, जब उनका वीडियो आया, कि ये कॉमेडी है भी नहीं, ये कॉमेडी नहीं। अगर आप बिल्कुल इसे वही, कॉमेडी समझ रहे हैं तो ये हाँ, कॉमेडी नहीं है। तो वही मैं कॉमेडी कह रहा लोगों हूं, के ये चेहरे पर कॉमेडी नहीं, मुस्कान लाती है, लोगों को उत्तेजित नहीं हाँ, करती है। उत्तेजित करने के साथ लोगों को इससे शॉक्ड कर दिएगा। अच्छा, ऐसी भी चीज बिल्कुल। सोची जाती है, ऐसी भी चीज बोली जाती है। अच्छा, ऐसा होता यह है कि एक सड़ी हुई मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये भी एक कहावत है। बिल्कुल अब जिस बिल्कुल। जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, ये जेन जी है। हम्म। पूरी जेन जी जो है लगातार पिछले कुछ सालों से भाषा के मामले में, मर्यादा के मामले में, व्यवहार के मामले में कटघरे में खड़ी है। और जैसा कि हमारे साथी का, आपने, मयंक नाम है ना आपका जी? मुकुंद मुकुंद। मुकुंद मुकुंद मुकुंद। मुकुंद, मुकुंद, सॉरी। हाँ, तो जैसा कि मुकुंद ने अभी कहा कि कोई आदर्श नहीं होता है, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं होता है, तो सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन जेन जी के बारे में ये मान लिया गया है, क्योंकि ये पीढ़ी जो है इंटरनेट के साथ में पैदा हुई और यहाँ इसकी जीवन शैली, इसके सोचने समझने का ढंग, इसके काम करने का ढंग जो है बहुत तकनीकी है। और जहां तकनीकी आ जाती है, वहां संवेदना जो है वो पीछे हो जाती है। इसका जो बहुत बुरा और गहरा असर जो है इसकी भाषा पर पड़ा है। और इसकी वजह मैं एक और मानता हूं। दरअसल चीजें जिसको हम बोलते हैं ना कि क्रमिक ढंग से चलती है, स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। जिस दौर में ये जनरेशन आ रही थी, वो पूरा दौर जो है हमारी सोसाइटी में एक तरीके के बिखराव का था। बिखराव का इन द सेंस कि हम लोग जो है गांवों से, कस्बों से, शहरों से निकल के, मतलब जो जिस लेवल पे आगे जा सकता था वैसे जा रहे थे। और हम जो अपने बड़े परिवार थे, उनसे टूटते हुए छोटे छोटे परिवारों में बिखर रहे थे। और उन हम्म। परिवारों में भी ये स्थिति आ गई थी कि माता और पिता लगभग दोनों नौकरी करने की स्थितियों में आने लगे थे। जी और आप बहुत जी। सारे लोगों को देखेंगे कि बच्चों की देखभाल करने के लिए या बच्चों को पूरा समय देने के लिए माता पिता दोनों या फिर दोनों में से एक जो है ठीक ढंग से उपलब्ध नहीं था। तो जी। ये जो चीज है, और इसके साथ ये जो तकनीक आई है, जो इंटरनेट आया, जो मोबाइल आया, बल्कि इससे भी पहले हम चले, टेलीविजन आ गया था। टेलीविजन से भी के भी दौर में एक वीसीआर और डीवीडी, ये उसके साथ में बड़े हुए और इन पर नजर जो है वो लगातार कम होती गई है बड़ों। तो इस वजह से ये इनका अकेलापन और इनके साथ एक तरह की जो भाषा डेवलप हुई, और उस भाषा का भी संबंध जो है ये मनोरंजन के माध्यम जो है वो भी शामिल है। आप इनको छोड़ नहीं सकते, वो कंटेंट जो मिलता चला गया। और पिछले आप देखेंगे 10-15 साल में पूरे समाज में और पूरी राजनीति में भाषा की सबसे ज्यादा मर्यादाएं टूटी है, सबसे कम गौर उस पर किया गया है। एक दूसरे पर बहुत गंदी और तल्ख भाषा में अमर्यादित ढंग से हमले करने के या चीजों की बहुत गलत ढंग से, मनमाने ढंग से व्याख्या करने का ये जो पूरा दौर आया है, इसने भाषा की, आप कहें कि, ऐसी तैसी कर दी है। अब वो जो ऐसी तैसी की हुई भाषा जो है वो यहां तक आ पहुंची कि जेन जी में, स्टैंड अप कॉमेडी में ये वाली कॉमेडी चल रही है जिसको अब डार्क कॉमेडी कहा जाता है। देखिए, आज जब रणवीर अलाहाबादिया का सुबह से ये सब चलना शुरू हुआ, तो लोगों ने फिर एआईबी रोस्ट को भी याद किया। ये भी याद किया कि करण जौहर वहां जी पर जी। कैसी मुद्राएं दे रहे थे, रणवीर सिंह क्या कर रहे थे, जो आज एक बच्चे के पिता भी बन गए हैं, दीपिका पादुकोण बैठी वहां क्या कर रही थी, और तमाम लोग जो वहां पर बैठे थे, जो दांत दिखा रहे थे अपने, वो किस तरह की अश्लीलता पर अपने दांत दिखा रहे थे। और क्योंकि बॉलीवुड भी एक पॉपुलर कल्चर को आगे बढ़ाता है, बॉलीवुड की भी देखा देखी बहुत कुछ होता है। वही बात इन्फ्लुएंसर वाली, हम किसी को भी इन्फ्लुएंसर बना देते हैं, हम किसी से भी इन्फ्लुएंस होने लगते हैं, और आजकल बॉलीवुड से तो इन्फ्लुएंस लोग बहुत ज्यादा होते हैं, पिछले काफी समय से होते रहे। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं वो भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि हमने ये देखा कि रणवीर अलाहाबादिया के शो पर बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स भी आए हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, मंत्री, नेता, तमाम आध्यात्म गुरु, धार्मिक गुरु सब आए हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में रणवीर अलाहाबादिया के शो पर आने को लेकर लोग सोचेंगे, या इसे भी यूं ही भुला दिया जाएगा? 2 महीने बाद लोग कहेंगे क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है? किस तरह से देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? मुकुंद और रवि जी, आप एक एक करके इस सवाल का जवाब दीजिए। कहिए मुकुंद, कहिए। हाँ, तो सबसे पहले तो
कुछ चीजें हैं जो शायद आप लोग की जनरेशन, क्योंकि आप दोनों हैं साथ में, ना अग्री करें, पर मैं अपनी जनरेशन की तरफ से कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। बिल्कुल, नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी आएंगे, मॉरल्स, हाँ डायलेमा सब पे आएंगे। सबसे पहले तो जो मेरे सबसे पहला पॉइंट ये है कि मेरी जनरेशन ने 2002 में जो बॉर्न हुआ है उसने कुछ समय देखा बिना फोन के, और फोन का ट्रांजिशन देखा। जब हम लोग, मैं, मुझे याद है कब जियो आया था, मुझे याद है कब जो है हम लोगों ने स्विच किया, और मुझे याद है ये सब चीजें कब चालू हुई हैं। तो जैसा कि अभी आप तुमने थोड़ी देर पहले कहा कि आजकल पेरेंट्स, मेरे घर पे भी ऐसा ही था, मदर फादर दोनों वर्किंग, ठीक है, तो कोई दूसरा इंसान जिसको मैं लुकअप कर सकता हूँ वो टीचर। एक ऐसी एज में, टीनेज में आके एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है इंसान का कि वैसे भी टीचर्स से या अपने से बड़ों से बहुत ज्यादा हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अब तीसरा इंसान टू लुक अप टू कौन हुआ? इंटरनेट। हम लोगों को, मेरी जनरेशन को, रोल मॉडल्स के लिए, आइडल्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए इंटरनेट पे जाना पड़ा। हम लोग किताबों के पास नहीं गए, हम लोगों ने महात्माओं को नहीं पढ़ा, हम लोगों ने टीचर्स को नहीं समझा, हम इंटरनेट के पास गए। अब इंटरनेट पे वो लोग थे जिनको हमारी लाइफ सुधारने की कोई नहीं पड़ी थी, किसी को कुछ नहीं रखा है। एग्जैक्ट रियलिटी यही है कि जिस चीज में पैसा आता है वो इंसान करता है। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मिसिंग फैक्टर मेरी जनरेशन में जो मुझे लगता है वो है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने सिखाई नहीं। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने गए इंटरनेट पे, वहां मिली सिर्फ और सिर्फ गंद। अब इससे होता क्या है कि जो जनरेशन जो अब मेरी अपकमिंग है या मेरे से बाद में पैदा हुए वाले लोग हैं, वो बहुत बड़ी चीज लैक करते हैं, वो है सिविक सेंस और क्या सही और क्या गलत। इससे एक सवाल और उठता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने राजू श्रीवास्तव जी जैसे, कपिल शर्मा जैसे कॉमेडियंस देखे हैं, क्लीन कॉमेडी करी जिंदगी भर, लोगों को बिना वल्गैरिटी के हंसाया, क्या वो इनफ नहीं था? क्या उससे लोग खुश नहीं हो रहे थे? क्या आपके जीवन में लाफ्टर की कभी भी कोई कमी रही है, या अब इस चीज की सच में जरूरत थी? देखिए, बिल्कुल इस बात को मैं उठाता भी रहा हूं। कपिल शर्मा के शो को अगर हम लें, कपिल शर्मा का शो भी जब शुरुआत में था तो बहुत अलग तरह से, अलग पेस में चल रहा था। फिर वहां पे भी बॉडी शेमिंग हुई, वहां पर भी कुछ पर्सनल जोक्स, और वहां पे भी बहुत सारी चीजें आती गई, लोगों ने उसको फुहड़ता कहा। और जैसे हम बात करें अगर राजू श्रीवास्तव की, तो डेफिनेटली राजू श्रीवास्तव जिस लेवल की कॉमेडी किया करते थे, या पहले जितनी साफ सुथरी कॉमेडी होती थी, क्या ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में कॉमेडी नहीं होती थी? हम किसी भी तरीके से, हम अगर कॉमिक कैरेक्टर्स को याद करें, असरानी, मुखरी, हाँ, हम कितने, जॉनी वॉकर साहब, महमूद साहब, हम इनको फिल्मों में अगर याद करें इन लोगों को, या इनके लिए जिस तरह के कैरेक्टर लिखे गए, कहां गंदगी होती थी? कुछ भी नहीं था। वो सिचुएशनल कॉमेडी होती थी, कुछ ऐसे वन लाइनर्स होते थे जिन पर आपको यूं ही हंसी आ जाती थी, और बहुत स्वस्थ मनोरंजन था, सबके साथ बैठकर हंस सकते थे। मैं एक्चुअली उस बात को समझना चाहता हूं, ये सवाल सभी लोगों से, दर्शकों से भी है, कि वो क्या प्लेजर है जो हमें कुछ ऐसी लाइन बोलकर आता है जिसको ना तो हम सबके सामने सुन सकते हैं, बल्कि अकेले में भी सुने तो बहुत ये महसूस होगा कि हम क्या सुन रहे हैं, ये कह क्या रहे हैं, ये शब्द कहां पर जा रहे हैं, ये क्या हमारे सामने चित्रण क्या हो रहा है। और ये बात तो मैं रणवीर अलावादिया से भी पूछ रहा हूं, दिन में भी मैंने वीडियो किया था, मैंने पूछा कि जब वो ये कह रहे थे उनके दिमाग में चित्र क्या चल रहे थे, क्योंकि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उसका विजुअलाइजेशन होता है, तो उनके दिमाग में क्या चित्र चल रहे थे और किन चीजों को विजुअलाइज करके वो बोल रहे थे। और जब इतना बड़ा बवाल हुआ, क्या वो अपने माता पिता के पास बैठे, उन्होंने समझने की कोशिश की कि उन्होंने क्या बोला है, ये कहां की सीख है, वो कौन सी बुद्धि थी जिसने कहा कि जाओ ये वाली लाइन उठाओ और जाकर बोल कर आओ तो तुम बहुत बड़े हिट हो जाओगे। और रणवीर अलाहाबादिया को आज की तारीख में ना तो पॉपुलैरिटी की जरूरत है और ना ही किसी तरीके का इस तरह का स्टंट करने की, क्योंकि उनका चैनल ठीक ठाक चल रहा है, लोग उनको काफी देखते सुनते हैं। अगर उस स्तर पर भी जाकर आपको इतना नीचे गिरना पड़ रहा है पॉपुलैरिटी के लिए, या आप अपनी सोच बता रहे हैं, तो वाकई ये शर्मनाक है। रवि जी क्या कहते हैं आप इस तरह की कॉमेडी के बारे में, जो मुकुंद का सवाल था? जी देखिए, मैं मुकुंद की भी जो बातें थी वो उन्होंने बहुत ईमानदारी से स्वीकार की, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगा कि हम इस पूरी जनरेशन को कोई कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं। दरअसल एक्सप्रेशन का तरीका बदला है। ऐसा नहीं कि हमारे समय में या हमसे पहले जो, या और पहले जो जनरेशन रही होगी, वहां ऐसी कोई चीजें होती ही नहीं थी। हमारे दौर में भी जब हम बड़े हो रहे थे ये सारी चीजें होती थी। ऐसा तमाम साहित्य आता था, ऐसा तमाम सिनेमा आता था। हिंदी पट्टी में पूरा मस्तराम बिका करता था,
उसके अलावा हाँ अंग्रेजी में डेबोनी और फैंटेसी जैसी और तमाम मैगजीन्स जी आया करती थी। उस जी दौर में भी ब्लू फिल्में हुआ करती थी। उस दौर में जी वीसीआर के दौर में कैसेट हुआ करते थे, डीवीडी हाँ आती थी। तो ऐसा नहीं हाँ कि ये बड़ी पवित्रता वाली बात है कि हमारे यहाँ बड़ा शुद्ध पवित्र था और हम कह रहे हैं कि बहुत ही गंदा हाँ और अश्लील हो हम्म, गया, ऐसा नहीं है। दरअसल हाँ एक्सप्रेशन बदल गया है। ये सारी चीजें सारे जमाने में, ऐसा कुछ हम्म, भी नहीं कि अगर यहाँ ये सारी बातें आ रही है तो एकदम से निकल कर आ गई। हर जमाने में सब कुछ था, लेकिन इधर जो हुआ है वो थोड़ा सा चीजें जो है खुली हैं और खुले में आने लगी हैं। और जो पहले एक तरीके का पर्दा हुआ करता था या पहले कुछ चीजें थोड़ा दबी छुपी हुआ करती थी, वो बदल गया है और अब चीजें जो है बहुत खुलकर जो है सामने आने लगी। और कॉमेडी भी जो है वो इसी तरह से बदली, क्योंकि हर दौर में देखिए, चाहे कि आप 40 के दशक में जाएं, 50 के दशक में जाएं, 60 में, बाउंड्रीज टूटती रही हैं एक्सप्रेशन में। एक दौर हम्म, था, मतलब कोई लाइन जो है मतलब मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन। तो जब वो टेलीफोन का दौर नहीं था, उससे पहले उसके हाँ जब टेलीफोन आया तो भी ये बड़ी बात आई कि अच्छा पिया वहां गए और फोन किया और बात हो रही है और डांस हो रहा है। एक दौर में हाँ हीरो हीरोइन एक दूसरे को छूते नहीं थे पर्दे पे। जी जी फिर आलिंगन आया, फिर चुम्बन आया, हालांकि चुम्बन पुराने जमाने में भी था। ये चीजें ओवरलैप होती रही और ये सारी चीजें होती रही। समस्या यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन की और लैंग्वेज की आ रही है। हाँ हाँ ये सारे भत्ते मजाक जो है पहले भी हुआ करते थे, ऐसा तो नहीं था एकदम से फूट पड़े ये कहीं से। लेकिन हाँ उसका दायरा था, एक शायद एक सर्कल हुआ करता था, दोस्त में कुछ एक बहुत खास दोस्त हुआ करते थे, उनके बीच इस तरह की हंसी मजाक। लेकिन अब ये जो हुआ है कि 100 हम्म 200 500 1000 लोग जुट जाएंगे और उसके बाद में 6-8 लोग ऐसे बैठ के एक कार्यक्रम करेंगे और वहां गिरी से गिरी स्तर की भी बात की जाएगी, उसकी हाँ हाँ उसके ऊपर तालियां बजेगी, उस पर हाँ हंसा जाएगा। ये हाँ थोड़ा सा जो, और फिर उसके बाद में क्योंकि अभी ये जो हम जमाना देख ही रहे हैं कि सारी हम्म चीजें जो है एक तरीके से लाइव होती हैं। आप कितना हम्म ही गुप्त कुछ कर लीजिए, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा होगा हम्म, और वो रिकॉर्ड होने के बाद आ जाएगा। अभी नहीं आएगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद। जैसे हम्म, उदित नारायण जी का मामला हुआ कि कहीं वो हाँ उन्होंने किसी कवि प्रोग्राम किया था, उनको पता ही नहीं कि एक दिन ये वीडियो भी आ जाएगा। ये भी आ तो जाएगा आप हाँ कुछ भी करते रहिए, वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो चीजें हाँ इसी तरह से चल रही। तो मुझे, मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, बात वही है। देखिए, भाषा जो है हमारे दिल को दिल से जोड़ती है, उसका हाँ सीधा मामला ये, हमारी बात को आपकी बात तक पहुंचाती है। कितने मीठे ढंग से, कितने अच्छे ढंग से, कितने मर्यादित ढंग से, इस पर हमेशा जोर रहा। बचपन से भाषा सीखने पर जोर दिया जाता है, अच्छा सीखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा लिखे। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस पर सबसे कम ध्यान दिया गया है और उसकी हम्म वजह वही, परिवार से चीज शुरू हुई, समाज तक आई और जब वो राजनीति में गई और राजनीति ने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि हम्म राजनीति में हमेशा वो फिगर्स होते हैं जिनकी तरफ पूरा समाज देखता है। और जब वहां भी ये चीज होने लगी, फिर वो भाषा विज्ञापनों में आई, फिर वो भाषा सेलिब्रिटीज के पास आई। उस भाषा के साथ आपका बर्ताव बदलता है, आप जैसी हाँ भाषा इस्तेमाल करेंगे वैसा आपका बर्ताव भी होता जाएगा। वो सारी चीजें बदलते बदलते जो है इन नए यंग जनरेशन के बच्चों में, जिसको आप जेन जी कह रहे हैं, इसके बाद की जो जनरेशन है, वो आती चली गई और वो इस तरह से निकल रही। तो अब हमको थोड़ा सा लगता है कि यार ये क्या बवाल काट दिया है, नया कुछ नहीं है इसमें। क्या, मीडियम मुकुंद बदल गए हैं, प्लेटफॉर्म बदल गए हैं। मुकुंद आज जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि रणवीर अलाबादिया के कुछ हार्डकोर फैंस भी हैं जो रेडिट पर काफी कुछ लिख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप बताएं कि रणवीर अलाबादिया के जो हार्डकोर फैंस हैं, जो उनको बहुत ज्यादा चाहते हैं, मानते हैं, उनकी क्या सोच है इस पूरी घटना के बाद। हाँ, तो जब मैं इस पूरे इंसिडेंट के बाद रेडिट पर गया, देखा कि लोग एक्चुअली उनके फैंस क्या कह रहे हैं जो उनको तहे दिल से सपोर्ट करते हैं, तो ज्यादातर कमेंट्स मैंने इस तरीके के पाए कि चलो ठीक है, तुमने माफी मांग ली, अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, लेकिन ये चीज हम अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। वी कैन नॉट टेक इट आउट ऑफ अ हार्ट। ये साफ सिंपल कमेंट था, अपॉलॉजी एक्सेप्टेड बट वुंड्स विल नॉट हील। हम्म तो आप ये इम्पैक्ट कर गए हैं हम पर, क्योंकि ये चीज रणवीर अलावादिया कोई आज नहीं बने। रणवीर अलावादिया सालों से वीडियो में, उनको बहुत शुरुआत से जब वो फिटनेस की वीडियोस बनाते थे, मैंने तब जिम करना चालू किया था, तब से मैं देख रहा हूँ। तो इट फेल्ट रियली बैड एज अ पर्सनल पर्सपेक्टिव। इट फेल्ट रियली बैड कि जिस इंसान को जिम करता था तो जिम के वीडियोस, फिर फैशन के वीडियोस, फिर पॉडकास्ट में लोगों को लेकर के आना, हर तरीके से एक ऐसा पर्सोना बनाया गया है कि
ये एक ऐसे इंडिविजुअलिस्टिक है जो आइडियल इंसान है। उसके बाद इस तरीके के कमेंट्स आए तो सभी लोगों को बुरा लगा है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इन अ सेन माइंड वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हो। यहां एक चीज और भी समझने वाली बात है कि आप जब लोगों के साथ छल करते हैं, जैसा मुकुंद ने बताया कि ये लंबे समय से रणवीर अलावादिया को फॉलो करते रहे और इनके जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो आप उन लोगों को धोखा दे रहे हैं। पहले आप उन्हें बताते हैं कि बॉडी कैसे बनाया जाए, एक अच्छे इंसान कैसे बनते हैं, सेल्फ हेल्प वाली बातें करते हैं, आप मोटिवेशनल बातें करते हैं, अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाते हैं, बड़ी पॉजिटिव, बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी बातें हो रही हैं। हालांकि उसमें कोई स्टूपिड सवाल भी हो रहे हैं, लेकिन तब भी सामने वाला तो अच्छी बातें कर रहा है। फिर आप जो है प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर वहां पे नेशनल अवार्ड ले लेते हैं और वहां से पता लगने लगता है कि देश की सरकार को भी आपकी कितनी जरूरत है चुनाव प्रचार के दौरान प्रोपेगेंडा करने के लिए। तमाम चीजें हमारे सामने आती हैं। और मोदी जी की तो हमने वैसे भी हमेशा तारीफ की है, उनकी मार्केटिंग का जो उनका एक अप्रोच है वो बहुत अच्छा है। बीजेपी आज जहां पर खड़ी है उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमेशा बहुत पावरफुल रही है। आज वो जिस पोजीशन पर है अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की वजह से हैं, तो उनके भी आप आंखों में आ जाते हैं। उसके बाद आप इतना गंदा कमेंट, अच्छा आप ढूंढते हैं, फिर आप YouTube पर बैठते हैं और इस वीडियो को देखते हैं। अब आप सोचिए कि ये कमेंट अगर उस तरह के वीडियो में है ऑलरेडी, तो यानी रणवीर ने भी इस तरह के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, विच मींस कि उनकी सोच भी वैसी होगी। फिर वहां से उन्होंने निकाला। आज हमें और आपको तो इस वीडियो के बारे में नहीं पता था ना। आज हमें और आपको इस वीडियो के बारे में तब पता चला जब रणवीर अलावादिया ने इस तरीके का कमेंट कर दिया। उसके बाद खोजा गया कि अरे इस तरीके का कमेंट तो पहले भी हो चुका है, तो यानी ये इस तरह का कंटेंट भी कंज्यूम करते रहे। और इन्होंने आज कहते हैं ना कि नीचे गिरकर एक गंदगी की एक नई लकीर, एक नई परिभाषा खींच दी कि अभी तक तो सिर्फ इतना होता था, आइए मैं आपको उससे नीचे लेकर चलता हूं और हम एक ऐसी लकीर खींच देंगे इसके बाद कहा जाए कि इससे नीचे तो कोई जा ही नहीं सकता। जिस वक्त रणवीर ये कह रहे थे उस वक्त उनके मन में क्या चल रहा था, क्योंकि उनका यह कहना है कि कॉमेडी उनका जॉनर नहीं है। यानी वो अभी भी मानते हैं कि जो उन्होंने कहा वो कॉमेडी था। कॉमेडी जॉनर ना होना एक बात है, लेकिन किसी गलत चीज को कॉमेडी कह देना वो अलग बात है। हम में से बहुत सारे दर्शक हैं जिनका कॉमेडी जॉनर नहीं है, लेकिन वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जो उन्होंने कहा वो कॉमेडी नहीं था। रणवीर अभी भी गलती कर रहे हैं, माफीनामे में भी गलती कर रहे हैं। माफी मांगने की वजह भी गलत है। माफी मांगने की वजह यह नहीं है कि उनको अफसोस है, माफी मांगने की वजह यह कि अरे मेरा पासा गलत चला गया, मुझे तो लगा था कुछ और होगा। उसके बाद आपको जब रियलाइज होता है कि एफआईआर हो रही है, अभी किसी ने बताया हमारे दर्शक ने कि असम में गुवाहाटी में एफआईआर हुआ है और भी कई सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं देश भर में, तब आपको लगता है कि अरे मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी, तो चलो माफी मांग लेते हैं। यानी आपकी सोच तो गंदी है, आपके दिमाग में तो गंदगी है, वो गंदगी बिकी नहीं तो आपने कहा चलो माफी मांग लेते हैं। यानी आप जो अभी तक दिखा रहे थे अपना परसोना, वो आपका परसोना है ही नहीं। वरना कौन आदमी माता पिता के बारे में इतनी गंदी बात करेगा। रणवीर अलावादिया को पैसा तो दिया नहीं गया कि आप ये बोलिए, किसी ब्रांड की एंडोर्समेंट लाइन तो ये है नहीं। यानी ये उनका अपना खुद का एजेंडा था, जहां उन्होंने इस लाइन को ढूंढा, इसको बोला। जब मामला उल्टा पड़ा तो उन्होंने कहा जाकर अब हम माफी मांगते हैं। इसका मतलब यह है कि आगे भी ऐसा करेंगे और उन्होंने पहले भी ऐसा किया होगा। यानी रणवीर अलावादिया ने पहले भी बहुत सी ऐसी बातें कही होंगी जो सिर्फ बेचने के लिए थी, वो बिक गई, उस पर आप राइड करते रहे। अब आप आए हैं एक ऐसी लाइन लेकर जो नहीं बिकी, तो आपने माफी मांग ली। तो अब कैसे हम भरोसा करें कि कल का सूरज जब निकलेगा तो उसके बाद रणवीर अलावादिया जब कैमरे के सामने बैठेंगे तो वो जो कह रहे होंगे उसके पीछे कोई एजेंडा नहीं होगा। ये हम कैसे कि इस चीज का हमें यकीन कौन दिलाएगा कि रणवीर अलावादिया जब भी कैमरे के सामने बैठेंगे उसमें कोई भी एजेंडा नहीं होगा, वो शुद्ध रूप से उनकी अपनी विचारधारा होगी जिसपे वो बिलीव करते होंगे। क्योंकि कल को वो कुछ और भी ऐसा कह सकते हैं, फिर कहेंगे कि साहब गलती हो गई, मेरा ये मतलब नहीं था, क्योंकि ये चला नहीं। अब जो एक विश्वसनीयता खो दी है, जो क्रेडिबिलिटी चली गई, जो भरोसा यकीन चला गया, वो कैसे वापस आएगा। और जब भरोसा और यकीन नहीं होगा तो लोग किस आधार पर आपको देखेंगे, सुनेंगे। क्योंकि किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे जरूरी होता है लोगों का विश्वास जीतना, कि मैं जो भी कह रहा हूं या बता रहा हूं उसमें मैं ट्रूली बिलीव करता हूं और उसको मानता हूं। देखिए उज्जवल जी, मुझे लगता है कि ये चीज कुछ दिन चलेगी और लोग फिर भूल जाएंगे जी। जैसे कि आदत है हमारे यहाँ पर।
कुछ जी, दिनों बिल्कुल तक बात होती है, कल को जो है इससे जी। बड़ा कोई मुद्दा आ जाएगा, इससे बड़ी कोई हाँ बात हो जाएगी और वो उसको भूल जाएंगे। और उसकी जी। एक वजह ये भी है कि हाँ रणवीर अलाहाबादिया के साथ में कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उनको पुरस्कृत किया था, बहुत सारे बड़े बड़े नेता उनके पॉडकास्ट पे गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े फिल्म स्टार, उनको जरूरत है इनकी। हाँ और मैंने टीवी डिबेट्स में ये भी देखा है कि इस वक्त हाँ। जब डिबेट चल रही है तो उनको बचाया भी जा रहा है, दोनों तरफ के लोग बैठे हुए हैं। हाँ हाँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम डिबेट्स में देखते हैं कि अगर कोई एक मुद्दा होता है तो सब लोग राशन पानी लेके चढ़े होते हैं। इसमें हाँ ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें उनको बचाने वाले लोग भी बैठे हुए हैं जो तमाम तरह के तर्क दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 1-2 दिन 4 दिन थोड़ा सा लगेगा और उसके बाद वो फिर पुराने ढर्रे में चीजें जो है चल पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा थोड़े दिनों तक शोर होता है और उसके बाद चीजें ज्यों की त्यों हो जाती है और फिर इंतजार करते हैं कि अच्छा ठीक है, इससे बड़ा क्या होगा। तो जो अभी एक चीज और हो रही है, जैसे इंडियाज गॉट लेटेंट जो है, कई लोग कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर ही बैन लगा दिया जाए, इस शो के। अब बैन कैसे लगाएंगे भाई, ये तो यूट्यूब पे आता है, भाई किसी टीवी चैनल पे तो आ नहीं रहा है। यूट्यूब जो है वो क्या आपके यहाँ पर है, ठीक है इंडिया में दिख रहा है, लेकिन आपका सर्वर और आपकी सारी चीजें यहाँ तो है नहीं। या तो आप यूट्यूब से कहेंगे, क्या वो आपकी बात मानेगा? वो क्यों मानेगा? ये एक कंटेंट आपकी नजर में आया, जहां से ये उड़ाया गया वो ऑलरेडी वहां पर है, और ऐसे वहां और कितने होंगे? तो यूट्यूब के तो इसमें कोई समस्या ही नहीं है, तो आपकी अपनी है और थोड़े दिनों तक चलेगा। देखिए हमारे यहाँ भी है कि इस तरह की चीजें थोड़ा सा चाहिए होती है टीवी चैनल्स को भी, खबरों को, क्योंकि असली मुद्दे जो हाँ हैं उन पर तो बात नहीं होनी है। इसी में बिल्कुल। जैसे इंडियाज गॉट लेटेंट में जिस एपिसोड में ये हुआ है, यहाँ हाँ पर एक और जज बैठी थी, अपूर्वा मखीजा, जी। हाँ उनकी तो हाँ बात ही हाँ। नहीं हो रही है। जी, उन्होंने तो बहुत भयानक है गंदी लाइन उसने जो, बोली है। जी, वो बहुत गंदी भयानक है लाइन। मतलब। और भाई, और आप मतलब आश्चर्य हो जाता है कि मतलब वो कैसे बोल रही है और उसपे ताली बज रही है, और उसके बाद में जो समय रहना है, जब कोई मास्टर हाँ। स्ट्रोक जैसा मारता है तो कुछ वो पिचकारी जैसा निकालते हैं और जिसमें बम जैसा कुछ फूटता है और खूब हम्म। चमक बिखर जाती है आकाश में, वो उसको बिखेर रहे हैं कि मतलब क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है। तो जी। अपूर्वा मखीजा जो वहां बोल रही है, मतलब अगर आप ये मान ले कि ये जैन जी की लड़कियों का प्रतिनिधित्व करती है, तो हाँ भाई साहब तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मतलब ये बिल्कुल। भाषा है, ये एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं है कि मैं फिर कह रहा हूं सब कुछ बिगड़ चुका है, लेकिन हाँ। अभी तक कम से कम एक मर्यादा थी कि चलिए एक कुछ सर्किल में होगा, कुछ दोस्तों के बीच होगा या बंद कमरों में होगा। ये तो सब टूट फूट के जो है कैमरे के सामने चल रहा है, लाइव चल रहा है, हजारों लोगों के सामने बोला जा रहा है, और बोले जाने के बाद उसमें तालियां पड़ रही है, शोर मच रहा है, सीटियां बज रही है। इसका करेंगे क्या और ये रुकेगा कैसे? क्या ये कानून बनाने से रुकेगा? ये कानून बनाने से भी नहीं रुकेगा भाई, क्योंकि जी। आप इसको अकेले को थोड़ी रोक, कानून सिर्फ इस बात के लिए थोड़ी बनेगा कि स्टैंड अप कॉमेडी जो है उस पर रोक लगनी चाहिए, या स्टैंड अप कॉमेडी में ऐसे चुटकुलों पर रोक लगना चाहिए। बात तो फिर ये वही आ जाएगी, अभिव्यक्ति की आजादी। ये जो आप बात कह रहे हैं रवि जी, मैं इसको बिल्कुल समझ रहा हूं कि दिमाग में दूषित विचार जब जन्म लेने लगते हैं तो उसको कोई सरकार नहीं रोक सकती। नहीं रोक जब सकते भाई। दूषित विचार जन्म लेगा तो उसको कौन रोकेगा? कैसे? देखिए, जो हम वाक्य बोलते हैं, जो विचार बोलते हैं हम, वो तो पहले हमारे दिमाग में उपजता है। पहले तो हम उसको सोचते हैं, बिल्कुल। फिर हम बोलते हैं, हम तैयार करते हैं कि हमें क्या बोलना है। लेकिन जब इतना दूषित हो चुका है, अब मैं मुकुंद आपके पास आ रहा हूं, बहुत ज्यादा चिंता होती है हमारी पीढ़ी के लोगों को, जो 40 पार हैं, 45 पार हैं, 50 के आसपास हैं, और वो पीढ़ी जो अभी 16, 18, 20, 22, 25 के नीचे है, कि अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, अभी तो रिश्तों को जाना समझा भी नहीं है, न जाने कितने रिश्ते तो निभाए ही नहीं है, न जाने कितने रिश्तों की तो असलियत ही नहीं पता, न जाने कितने रिश्ते तो सब टीवी और फिल्मों में देखें। ये पीढ़ी जब अपनी जिंदगी में वो रिश्ते निभाने चलेगी जो उसने अभी तक सिर्फ देखे हैं, निभाए नहीं है, और ये होंगे संस्कार, और ये होगी सीख, और ये होगा इन्फ्लुएंस होना लोगों से, कानों में ऐसे शब्दों का पढ़ना, कहां जाएंगे वो भटकाव? कितना, किस अंधेरे में लेकर जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो अगेन मैं वही कहता हूँ कि जब रोल मॉडल्स नहीं होंगे रियल लाइफ में, जब हम लोग किताबों से दूर चले जाएंगे, जब हम लोग महात्माओं से दूर चले जाएंगे, जब हम लोग
अपनी हिस्ट्री से दूर चले जाएंगे। व्हेन वी डोंट टेक हिस्ट्री इनटू एक्शन, वी आर बाउंड टू रिपीट इट। तो हम फिर से वही गलतियां निभाएंगे, फिर से वही गलतियां करेंगे जो हिस्ट्री में होती आई हैं, खराब तरीके के खराब तत्व हिस्ट्री से निकल के आए हैं। पहली बात तो ये कि रोल मॉडल्स का बदलना जरूरी है, इन्फ्लुएंसर्स शब्द का हटना जरूरी है, क्रिएटर शब्द होना चाहिए, इन्फ्लुएंस सही लोगों से होना चाहिए। इन्फ्लुएंस आप किताबों से हुई, किताबें भी अच्छी किताबें, खराब किताबें भी बहुत हैं। आजकल मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव और देता हूँ। रीडिंग जो कल्चर है, आप रवि सर के पीछे भी बहुत सारी किताबें रखी हैं, मेरे भी पीछे बहुत किताबें हैं। रीडिंग कल्चर एक फिर से मैं देख रहा हूँ फिर से इजाद होता दिख रहा है, फिर से इमर्ज होता दिख रहा है। लेकिन जो किताबें पढ़ी जा रही हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ वर्गैलिटी पे बेस्ड है, इसीलिए वो बिक रही हैं। कोई हमारी हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहता, कोई सिविक्स नहीं पढ़ना चाहता, कोई सोशल कमेंट्री नहीं पढ़ना चाहता है, कोई अपने दिमाग को नहीं खोलना चाहता है कि आसपास हो क्या रहा है। पढ़ना क्या चाहता है? वल्गैरिटी। पढ़ना क्या चाहता है? यही सब चीजें जिसमें सेक्स हो, जिसमें हर तरीके की लैंग्वेज यूज हो, एक्सप्लिसिट हो, एक्सप्लिसिट इज द वर्ड। तो इवन जो किताबें भी पढ़ी जा रही हैं वो भी इसी तरीके की हैं। तो हर तरीके से जब इंसान को हर तरीके, हर जगह से, आप यूट्यूब खोलो तो वही, आप बुक्स पढ़ो तो वही, आप इंस्टा स्क्रॉल करो तो वही, जब हर चारों पांचों आठों दिशाओं से यही सब आएगा तो कैसे कोई इंसान अपने विचारों को बदल ले, कैसे इन सब चीजों से हट जाए? अच्छा, एक बात तो ये, दो सवाल मुझे आपसे थे जी। पहला, जो रवि सर ने बोला अपूर्वा मखीजा की बात, उन्होंने जो कमेंट किया इट इज ऑफ कोर्स वेरी वल्गर, वो बहुत ही खराब था। बट अब मेरा सवाल एज अ जेंजी ये आता है कि अगर आप वो पूरा एपिसोड देखेंगे तो उससे पहले अपूर्वा के ऊपर जो कंटेस्टेंट था उसने एक, मुझे नहीं पता, मैं बोल भी सकता हूँ, आई डोंट थिंक आई वांट टू से इट, लेकिन वो बहुत ही खराब रिमार्क दिया था अपूर्वा को ऑलरेडी। उसके रिएक्शन में अपूर्वा ने जो है जो कमेंट दिया वो कहा, उसने जो कहा उसका 60%, उस सेंटेंस का 60% ऑलरेडी उस कंटेस्टेंट ने बोला हुआ था। तो पहला सवाल तो ये कि अगर कोई आपके साथ गंदगी फैलाता है, गंदी तरीके से बात करता है, आपको बहुत बुरा बुरा सुनाता है, तो अपने डिफेंस में उसको उसी के लैंग्वेज में जवाब देना सही है या गलत है? दूसरा एक सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है कि कमेंट्स में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बैन कर दो, यूट्यूब बैन कर दो, नेटफ्लिक्स बैन कर दो। क्या सेंसरशिप एक सही एक्शन होगा? मेरे हिसाब से सेंसरशिप इज काइंड ऑफ अ स्ट्रेच। अगर आप, जो सोसाइटी हर चीज उठा करके सेंसर कर देती है, जो चीज सब कुछ बैन कर, कुछ चीजों को बैन होना जरूरी है। अगर आप यूट्यूब पे किसी को बिल्कुल टॉर्चर करते हुए डाल देंगे तो बैन होना जरूरी है। लेकिन क्या हर चीज का बैन, हर चीज का जो सोल्यूशन है वो बैन होना कहना सही है? क्योंकि अगर नेटफ्लिक्स बैन कर देंगे, यूट्यूब बैन कर देंगे, तो बहुत सी अच्छी चीजें भी निपट जाएंगी उसमें। ये शो बैन कर दे, अब कई बार हो सकता है कि आप, मैं, बहुत से हमारे दर्शक उससे इत्तेफाक ना रखते हो जो जिस तरीके के जॉनर ऑफ कॉमेडी उसमें बोला जाता है, या फिर उस पूरे ही इन्वायरमेंट से हम लोग अग्री ना करते हो। बट क्या डिसअग्री करना इज इक्वल टू बैनिंग समथिंग? क्या ये सही है या गलत है? पहले मैं मुकुंद की बात का जवाब दूंगा, फिर ये जो क्वेश्चन आया मैं इसका वेट ही कर रहा था कि कोई तो जनाब होंगे जिनके जो ये सवाल पूछेंगे कि आज आप सही कह रहे हो लेकिन कल आप उदित नारायण की सार्वजनिक हरकत का, तो उदित नारायण का चुम्बन लेना बिल्कुल अश्लील नहीं है। मुझसे तो लोगों ने ये तक कहा कि आपकी बेटी और आपकी बहन जाकर अगर किसी का चुम्बन लेगी तब भी आप ये कहोगे। तो चलिए मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल, मेरी बेटी या बहन अगर किसी का जाकर चुम्बन लेगी तो मैं उसे यही कहूंगा कि अगर आप किसी पुरुष का चुम्बन ले रहे हैं तो वो भी आपका ले सकता है। तो ये तो रहे मेरे विचार। दूसरी बात, उदित नारायण ने कोई अपराध नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया। दो इंडिविजुअल अपनी मर्जी से एक दूसरे को चूम सकते हैं, उसमें तीसरे आदमी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब रही बात इस पूरे मामले को इस घटना से जोड़ने की, माता पिता सभी के लिए सम्माननीय, और माता पिता किसी भी धर्म, देश, जाति, प्रदेश, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, उत्तर कहीं रहते हो, माता पिता सम्माननीय, और उनके बारे में ऐसी कही गई बात बहुत ही निकृष्ट दर्जे की और बहुत ही नीच दर्जे की। तो कृपया अपनी बुद्धि से उदित नारायण वाले मामले का और इस वाले घटनाक्रम का आपस में कोई कंपैरिजन ना करें, वरना वो आपकी भी दूषित मानसिकता को बताता है। रही बात जो मुकुंद ने कहा, देखिए मुकुंद, मैं एक पत्रकार हूं और मैं समाज के प्रति बहुत खुलकर अपनी विचार रखता हूं। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर, और बहुत से हमारे दर्शक भी इस बात को मानते होंगे, कि अगर हम अपने आसपास कुछ भी गलत होता हुआ देखते हैं,
तो हमें उस पर सबसे पहले तो बात करनी चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ है तो हम उस पर अपना रेस करेंगे इशू को। अब उसके बाद बहुत सारे रास्ते होते हैं। हम सरकार से नियम कायदे कानून बनाने को कह सकते हैं, हम स्वयं के नियम कायदे कानून बना सकते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीजों को ला सकते हैं जो कि उस पर एक प्रतिबंध का काम करें, चाहे वो कोई कानून बनाकर हो, कोई नियम बनाकर हो, कोई सेंसरशिप लगाकर हो। देखिए, ये हर घटना पर निर्भर करता है कि किस तरह की घटना हुई है। खासकर हम क्योंकि इस घटना की बात कर रहे हैं जो रणवीर अलावादिया ने कहा है, डेफिनेटली सबसे पहले तो सेल्फ सेंसरशिप होना चाहिए। सेल्फ सेंसरशिप तो सबसे पहले होना चाहिए कि मुझे तो ये पता हो कि जो मैं कह रहा हूं वो सुनने में कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं उसे अप्रूव करूंगा। और ये बात किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी चैनल पर या किसी मीडिया संस्थान में नहीं, अगर हम आपसी बातचीत में भी कहीं बैठते हैं, किसी कमरे में बैठकर 4 लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उस विचार को अपने दिमाग में सोचते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां जो बात है ना, ये मुझे लगता है कि इसके लिए तो हमारा समाज तैयार भी नहीं था कि इतनी गंदी बात इस तरह से सुनने को मिलेगी। अब ये क्योंकि रणवीर अलावादिया एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं, ये समय रैना के शो में जाते हैं जो आजकल यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है। मुझे दुख है कहते हुए, पर ऐसा है, जो फैक्ट है वो कहे ही जाएंगे। अब क्योंकि ये शो ट्रेंड होता है, क्योंकि रणवीर अलावादिया ट्रेंड होते हैं, इसलिए उनकी कही हुई बात भी नजर में आ गई। अब जैसे रणवीर से पहले भी ये बात किसी वीडियो में कही गई है जहां से उन्होंने लाइन चुराई है, लेकिन हम में से किसी ने उसके बारे में बात नहीं की थी। हम आज इसलिए बात करें क्योंकि वो चुराई हुई लाइन सामने आ गई। तो ये मुझे लगता है कि घटना पर डिपेंड करता है कि कैसी घटना है। दुख की बात है कि हमारे देश में नए नए तरह के अपराध होते हैं और उसके बाद फिर उस पर कानून बनाने की जरूरत होती है। जैसे पिछले दिनों अतुल सुभाष वाले मामले में नया कानून बनाए जाने की मांग हुई या मांग हो रही है। तो जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसको लेकर सबसे पहले तो जनाक्रोश ही आता है, और जनाक्रोश के बाद फिर अगला कदम होता है कि क्या किया जाए। बिल्कुल। तो जैसा कि मुकुंद ने कहा, उज्जवल जी आपने कहा कि कहने वाले सुनने वाले सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं, वो लड़का है लड़की, इससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने जो बात कही, मैंने जो वो हिस्सा देखा, अब वो उससे पहले, क्योंकि वो पूरा एपिसोड मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं वो पेड सब्सक्राइबर नहीं हूं कि मैं इंतजार करता हूं तो प्रीमियम मैंने ले रखा है, वैसा नहीं है। लेकिन एक पत्रकार के रूप में हमको जानना होता है। तो जो एपिसोड्स हैं वो मैंने देखे हैं, इससे पहले के आए हुए कुछ एपिसोड मुझे पता है कि किस तरह की वो डार्क कॉमेडी है, क्या करते हैं। लेकिन अब अगर सोशल मीडिया में एक पीस चल रहा है तो उतना ही देख के जो ओपिनियन जो बना वो है। अब इसमें मैं यहाँ ये नहीं फर्क कर रहा हूँ कि एक लड़के ने लड़की को कहा, लड़की ने लड़के को कहा, वो वहां पर आर्टिस्ट हैं और वो बराबर हैं। अगर उससे ये बात की गई थी तो उसने उसी भाषा में जवाब दिया। इसमें बिल्कुल जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो फेमिनिज्म की डिबेट में बदल जाएगा और वो मामला बिल्कुल अलग है। तो आप अचानक यहाँ झंडा उठा लें कि अरे फेमिनिज्म का मामला हो गया, बिल्कुल नहीं। आप आर्टिस्ट हैं, आपको अगर एक मिला तो आपने बदले में दूसरा दे दिया, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि ये जो अपूर्वा मकीना, इनको शायद क्या रिबेल किड बोलते हैं, ऐसे ही कुछ इनके साथ टैग लगा हुआ है। तो इनके इसी तरह की बातें और वो सब चीज। अब ये तो है क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर, समस्या यहाँ आती है। मैंने जैसे कहा कि आपको उस सोसाइटी में, उस जैन जी में, अगर आपको लड़कियों का प्रतिनिधि एक मान लिया गया कि अच्छा लड़कियां ऐसी ही होती हैं, भाई आप तो बच के निकल गए, लेकिन बाकी वैसे ना होते हुए भी उनकी इमेज वैसी बनी। और फिर जेंडर की लड़ाई हमेशा रही और हमेशा रहेगी, इसको कभी भी बदला नहीं जा सकता। कम ज्यादा हो सकती है, खींचतान कम ज्यादा हो सकती है, दोनों एक तो नहीं हो सकते हैं, वो रहेगा, तो वो खींचतान बनी रहेगी। तो इसीलिए मैंने उनको जो मैंने कहा, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो लड़की है या किसी लड़के से वो बात कर रही, मैं एक आर्टिस्ट के रूप में देख रहा हूं। दूसरी बात रही कि क्या इस तरह के कंटेंट को बैन किया जाना चाहिए, तो मैं बिल्कुल इस बात से कभी भी सहमत नहीं रहता कि किसी भी चीज को बैन किया जाना चाहिए, अच्छी से अच्छी और खराब से खराब, क्योंकि ये कंज्यूम करने वाले पर डिपेंड करता है कि उसे क्या कंज्यूम करना है। मेरे पास पूरा यूट्यूब है, मेरे पास पूरा इंटरनेट है, पूरी दुनिया खुली है, मुझे क्या कंज्यूम करना है ये मुझे तय करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अरे उस पे वो चीज क्यों पड़ी है, भाई पड़ी है, वो मेरे काम की नहीं, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं सुनना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं सुनना है, तो उसको कोई और जो देखेगा सुनेगा नहीं जी। सबकी मर्जी है, जिसको जो बनाना है बनाए, जिसको जो कहना है कहे, अपनी सीमाओं में। हालांकि ये वाला भी जो मामला है,
ये अगर इस तरह से वायरल नहीं होती चीजें, और अगर शायद रणवीर अलाहाबादिया अगर इसमें नहीं होते, कोई और होता, तो शायद इतनी बातें नहीं होती। इससे गंदी, इससे भद्दी, इससे घटिया बातें, इससे घटिया वीडियो इसी फेसबुक पर है, इसी यूट्यूब पर है, ऐसे पूरे तमाम प्लेटफॉर्मों पर है, इंटरनेट पे घूम रहे हैं, आपके हमारे व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं। तो ये तो क्योंकि एक ऐसा शख्स या दो तीन ऐसे शख्स जो थोड़ा सा पॉपुलर हैं किसी खास जनरेशन में या खास लोगों के बीच में, तो ये बवाल हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग बवाल काटने लगे हैं वो बड़े एकदम होली काउ टाइप के लोग हैं, बिल्कुल, ऐसा भी नहीं है। तो ये चीजें मैंने कहा ना, ये एक तरीके सब अपनी अपनी रोटी सेकते हैं। उसमें तो जो झंडा उठा के घूम रहे हैं उनके भी उसके पीछे स्वार्थ है। ऐसा नहीं कि वो बड़े समाज को सुधारने निकले हैं और उनका काम यही है कि हम सबको सुधार देंगे, और उन्होंने कोई काम ही ऐसा नहीं किया बिल्कुल। तो ये चीजें पर, लेकिन इससे होता ही है, ये डिबेट बहुत जरूरी है, क्योंकि इस डिबेट में से ही कुछ अच्छे पॉइंट्स निकलते हैं, कुछ रास्ते निकलते हैं, कोई दिशा दिखाने लायक बातें निकलती। डिबेट जरूरी है। अब रणवीर अलाहाबादिया ने माफी मांगी, नहीं मांगी, माफी में क्या कहा, ये सब दरअसल प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है। उसको लगा कि भाई मेरे हाथ से एंडोर्समेंट जा रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर निकल रहे हैं, लोग कह रहे हैं यार इससे दूर हटो, उसने तुरंत माफी मांगी। तो इसीलिए मुझे लगता है, क्योंकि आप इसको क्या करेंगे, आप बैन करेंगे, एक दरवाजा बैन करेंगे, दूसरा अकाउंट खुल जाएगा, दूसरा नहीं बल्कि वैसे 10 अकाउंट और खुलेंगे, क्योंकि लोगों को अब पता चल गया यार ये चीज तो चलती है, अब मैं इससे बढ़िया क्या लेके आऊं, तो इससे बढ़िया लेके आएगा, फिर आप उस पर बवाल कीजिए। तो ये दरअसल सोसाइटी को शेप करने के लिए ये डिबेट्स हैं, और इसमें हम क्या कर सकते हैं। जैसे मुकुंद वाले मामले में बात आई, मैं मुकुंद से कहना चाहूंगा कि ये कोई गिल्ट फील करने वाली जरूरत नहीं कि हमको मतलब अगर अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, हमने अच्छा नहीं पढ़ा, हमने अच्छा नहीं देखा, किसी ने बताया नहीं, अगर इतना एहसास है तो भी हम चीजों को बदल सकते हैं। समय आपके पास रहता है हमेशा, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम भी बदल सकते हैं, और अगर दूसरा हमारे साथ बदलना चाहे तो उसको भी बदला जा सकता है। तो इसे महसूस करने की बात है। अगर आपको समझ में आ गया किताबें पढ़ना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़ना जरूरी है, तो आप आज से शुरू कर सकते हैं। आप लोगों को बता सकते हैं कि यार देखो मैं ये अच्छा पढ़ रहा हूँ। तो ये सब, तो उसमें ऐसा कुछ आप, और हमारे समय में भी, हमसे पहले भी ये सब चीजें नहीं थी, ऐसा तो है ही नहीं, ये चीजें हमेशा थी और हमेशा रहेंगी। बिल्कुल, आपने जैसे जिक्र किया मसराम की किताब आती थी, हाँ ये सब चीजें होती थी, ऐसा नहीं, स्वरूप बदल गए, प्लेटफॉर्म बदल गए, थोड़ा सा कहने का, बोलने का तरीका। लेकिन एक बात को मैं बहुत सीरियसली मानता हूं कि पिछले कम से कम 2 दशकों में भाषा के साथ हमने जितना अत्याचार किया है उतना शायद किसी और 100-200 साल में भी नहीं हुआ। ये बात तो है, हमने नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है, और उसी भाषा की वजह से। बिल्कुल, हर चीज की हमने शॉर्ट टर्म इतनी निकाल दी है कि मतलब थैंक यू जो है वो THX हो गया है। तो मतलब हमने इतना शॉर्ट फॉर्म कि उस शब्द का वजन, उस शब्द की मतलब एक होता है ना, शब्द को सुनने के बाद जो कानों में असर होता है, प्रभाव होता है, जो हमारे दिल में कुछ होता है, चाहे अच्छा शब्द हो, लंबा, मतलब उसको, हर चीज को हमने किल किया है, खत्म किया है। तो भाषा जो है ना, वो आपकी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाती है। उसके साथ हमने जो मतलब अत्याचार किया है, ये उसी का नतीजा है कि अब एक दूसरे के प्रति भाषा में तल्खी आ गई है, रिस्पेक्ट नहीं रह गया है, प्यार नहीं रह गया है, तू तड़ाक से बोल देना। अभी ये रोस्ट का चलन और आया है, किसी को खड़ा करके उसको जितना, अब आप रोस्ट कह लीजिए, उसको तलना भुनना जो करना आप कर लीजिए, वो भी हंसेगा, सब हंसेंगे, ऐसा तो नहीं था। और जब वो आप प्रोग्राम में करते हैं, वो चीज जो है लोग फिर धीरे धीरे वहां से जो देखकर निकलते हैं वो लाइफ में करने लगते हैं, चीजें इसी तरह से फैलती। तो भाषा के साथ जो गड़बड़ हुई है, इसका भारी नुकसान जो है वो हो रहा है। तो मुझे लगता है ये मामला भाषा का है, किसी और चीज से ज्यादा। बहुत सही बात आपने कही रवि जी की, भाषा का, क्योंकि वही विचार हम दे रहे हैं, वही बातें हम दे रहे हैं। मुकुंद, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किस तरीके का असर आपको लगता है यंगस्टर्स के बीच, ये किस तरह की चर्चा है? जैसे हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, रवि जी ने कहा कि भाषा गिर रही है, हमने कहा कि कॉमेडी का स्तर गिर रहा है, हमने कहा कि पैसे कमाने के लिए कुछ भी हो रहा है, आई बॉल्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी हो रहा है। यंगस्टर्स किस तरह से देखते हैं हमारे देश के इसको?
सबसे पहले तो जो मेजर मेरी ऑब्जर्वेशन रही है रवि सर, कि जी बात, अब जैसे आपने कहा कि गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, अच्छी किताबें पढ़ो, ऐसी अब इसमें पॉइंट ये आ जाता है कि जब उज्जवल सर कहते हैं कि डिस्कशन क्या है, अब मेरी जनरेशन, जब मैं बाहर जाता हूँ अपने साथ के लोगों से मिलता हूँ, हमारे पास एक गुड पॉइंट नहीं है कंपेयर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ एक ही चीज है, तो हम किससे कंपेयर करें, अच्छा क्या है, अगर सब कुछ ही बुरा है तो अच्छा तो हो कुछ कंपेयर करने के लिए। अब सेकेंडली मुझे बहुत प्रॉब्लम है कुछ ऐसे जोक्स से, कुछ ऐसी डार्क कॉमेडी से जो रियल लाइफ में ट्रांसलेट होती है। जैसे मैं और उज्जवल सर अभी बात कर रहे थे कल परसों ही कि कुछ जोक्स, जैसे वो 6000 वाला जोक है और इस तरीके के जो हाँ जोक्स हैं, हाँ हाँ हाँ, ये रियल लाइफ में आ जाते हैं। और मैंने आ चुके अपने हैं, आ साथ चुके के, हैं, वो पॉपुलर कर हाँ, दिए गए हैं वो टर्म। मैंने अपने साथ की फीमेल फ्रेंड्स को देखा है जिनकी मेंटल हेल्थ पे इसका फर्क पड़ता है। जब उस कोई कोई गोरा इंसान कोई बाहर से आता है, हम क्या इमेज पोर्ट्रे करते हैं और क्या कॉमेडी के नाम पे हम लोग क्या करते जा रहे हैं। कॉमेडी का मतलब बदलता जा रहा है मेरे हिसाब से। कॉमेडी का मतलब होता जा रहा है कि आप कितने बेशरम, कितने ज्यादा अनहिंज्ड वर्ड होता है, कितने अनहिंज्ड हो सकते हो। कॉमेडी का मतलब ये नहीं होता है कि आप कितना किसी को विटी तरीके से हंसा सकते हो, नहीं, आप कितना गंदा बोल सकते हो। ये शुरुआत बहुत और भी पहले कैरी मिनाटी जैसे लोगों के साथ हुई थी। वो चीजें जो हम टीवी पे नहीं देखते थे, जो हम अपने बड़ों से एकदम शश करते थे, वो चीजें जब एक अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री, यानी यूट्यूब में कोई रेगुलेशंस तो है नहीं, अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री में आती हैं, वहां पे ये एक्सपोज होती है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी मैं कुछ समय पहले एक ऐसी वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, बहुत इंटरेस्टिंग था उसमें, कि वो स्टार्ट करता है यूट्यूब किड्स। आप दोनों लोग को मालूम है, एक यूट्यूब की ही खुद की ऐप है यूट्यूब किड्स। यूट्यूब किड्स पे कमेंट्स ऑफ कर दिए जाते हैं क्योंकि कमेंट कोई भी कुछ भी कर सकता है। वो इंसान यूट्यूब किड्स पे जाता है, उसकी एक वीडियो चलाता है, उसका गोल है कि हम यूट्यूब किड्स के फॉर यू पेज से अडल्ट कंटेंट तक पहुंच सकते हैं क्या। एंड आई टेल यू, 10 5 7 मिनट की वीडियो थी, वो एक वीडियो पे पहुंच जाता है, उससे उसकी रिकमेंडेशन से दूसरी वीडियो पे क्लिक करता है, तीसरे चौथे आठवें नवे क्लिक तक वो ऑलमोस्ट सॉफ्ट कोर पॉइंट तक पहुंच चुका होता है। इतना इजी है, इतना इजी है एक्सेस। अगर आपका बच्चा है जो उसको आपने यूट्यूब दिया हुआ है, यूट्यूब किड्स दिया हुआ है, जिसमें सारी रेगुलेशंस हैं कि इसमें तो आप कुछ अभद्र बोल नहीं सकते, कुछ वल्गैरिटी नहीं हो सकती, वहां से भी वो रिकमेंडेड करते 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 8 9 10 क्लिक्स के बाद एक सॉफ्ट कोर पॉन टाइप की चीज पे पहुंच जाता है। तो दिस इज द रियलिटी कि रेगुलेशन ना होने की वजह से, और जैसे दर्शकों ने कहा कि सेल्फ सेंसरशिप ना होने की वजह से ये प्रभाव पड़ता है। इतनी अर्ली एज से हम इन चीजों से एक्सपोज हो जाते हैं। और आपका सवाल का जवाब भी यही है कि ज्यादातर मेरे उम्र के जो लोग हैं, वो उनके पास कंपेयर करने के लिए चीजें ही नहीं है कि भाई किससे कंपेयर करें, अच्छा क्या होता है। कपिल शर्मा मेरी जनरेशन के लोगों के लिए थोड़ा बोरिंग हो चुका है अब। तो नया क्या, नया क्या, समय हमारे रहना लिए भी कुछ नया बोरिंग हो लेगा गया है। हाँ, हमारे लिए भी हो गया। मैं बोलने वाला था कि वो, हाँ हाँ जी तो ये है कि डोपामीन किस चीज से मिले, अब कुछ तो लाए, तो अब जो है न्यू अल्टरनेटिव ये आता जा रहा है। तो इसीलिए इसमें बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज हैं कि ये सही है कि गलत है। एक्चुअली वही है कि जैसा रवि जी ने कहा, मैं बिल्कुल उस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि दुनिया में तो सब तरह की चीजें हैं। बढ़िया स्वादिष्ट खाना भी है और सड़ा हुआ खाना भी है और सब कुछ है। आपको क्या खाना है ये आपको तय करना है। आप दुनिया के मालिक नहीं है कि जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो व्यक्तिगत रूप से मुझे पसंद नहीं है। तो मैं इस दुनिया का मालिक तो नहीं हूं, मैं इस दुनिया का एक हिस्सा हूं। यहां आकर चूज करता हूं मैं क्या देखूंगा, क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, कहां जाऊंगा, कहां नहीं जाऊंगा। तो वो जिम्मेदारी तो हमारी है। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम अगर कोई एक ऐसी चीज आती है जो, जैसा कि ये हमने डिस्कस किया कि रणवीर इलाहाबादिया क्योंकि पॉपुलर हैं, उन्होंने वो लाइन उठाई, अगर हम इस लाइन को सुनकर चुप रह जाते हैं तो अंदर कुछ कचोटता है, कुछ है जो हमसे कहता है, हुंकार मारता है कि ये क्या है। मैं आपको बिल्कुल व्यक्तिगत बात बता रहा हूं। मैंने आज लंच करने के बाद कम से कम 1.5 घंटे का लाइव किया और
मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म पर आकर बात नहीं करता हूं तो मेरा ये प्लेटफॉर्म पर होना बेकार है, मेरा पत्रकार होना बेकार है, मेरा कंटेंट क्रिएटर होना बेकार है, मेरा सोशल मीडिया पर एक्टिव होना बेकार है अगर मैं इस पर बात नहीं कर सकता। और उस वीडियो को करते वक्त, लाइव को करते वक्त मेरे मन में ये विचार नहीं था कि कितने लोग देखेंगे, कितने लोग कमेंट करेंगे। वो मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी। मुझे लगा कि नहीं, मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करूं कि ये गलत अगर हो रहा है तो मैं आकर इसको बोलूं। वो भाव था। तो अगर ये भाव भी है कि गलत के प्रति आवाज उठाने का, तो मुझे लगता है कि वो एक सही दिशा में कदम है। कितना हम रोक पाते हैं, किस तरह से रोक पाते हैं, रोक भी पाते हैं कि नहीं रोक पाते हैं, वो तो अपने कंट्रोल के बाहर है। लेकिन कम से कम अपना फर्ज तो निभा सकते हैं, अपनी ड्यूटी तो पूरी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज की जो परिचर्चा है उसका मकसद भी ये था, लोगों को ये एहसास दिलाना कि आसपास अगर कुछ गलत हो रहा है तो कम से कम उस पर बात तो हो। क्योंकि अगर बात ही नहीं होगी तो फिर उसके बाद तो कुछ नहीं होगा। कम से कम बात तो हो। बिल्कुल। देखिए जी प्लीज। जो गलत हो रहा है उस व्यक्ति ने किसी इंडिविजुअल से तो कहा नहीं, या जो सामने था उसने कोई थाने में जाके रिपोर्ट तो लिखवाई नहीं कि मुझसे बोला। लेकिन बहुत सारी चीजें जो होती वो सोसाइटी के प्रति गलत हो जाती। यस। किसी का नाम नहीं लिया, किसी से कहा नहीं, बट वो जब सोसाइटी में आती तो वो गलत हो जाती, क्योंकि उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, सीधे सीधे तौर पर नहीं, लेकिन वो अपने मन में, अपने दिमाग में उसका कोई इंप्रेशन तो ले ही रहे हैं। तो ये गड़बड़ तो है। और रोका तो देखिए नहीं जा सकता किसी भी चीज को। अगर इस चीज, जैसा आपने कहा ना कि इस दुनिया का मालिक मैं नहीं हूं, और अगर कोई मालिक होता तो शायद ये संभव हो पाता, क्योंकि ये दुनिया यहां तक आ ही इसलिए सकी है क्योंकि इसको पूरी ताकत से विरोध करने के बावजूद आगे बढ़ने को कोई रोक नहीं पाया इंसान के जो तरक्की हो रही है किसी भी दिशा में। वरना तो बहुत सारे लोग रहे हैं समय समय में जिनके स्वार्थ रहे कि यार फला चीज ना हो, ढिका चीज ना हो, चाहे अच्छी हो बुरी हो, वो रोक चुके होते। इसको आप रोक नहीं सकते। इसमें एक और मुद्दा जो ये समझ में आता है मुझे, पेरेंटिंग का मुद्दा। मतलब है ना, तो भाई मुकुंद तो चलिए अब बड़े हो चुके हैं, तो वो शायद अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो है, जो चीजें उन्हें यहाँ नहीं मिली, जो कमियां उन्हें यहाँ पर महसूस हुई हैं, वो शायद उसको अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होने देंगे। उसको ज्यादा बेहतर ढंग से गाइड करेंगे, उसको बेहतर ढंग से प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये पेरेंटिंग भी एक इशू है, और पेरेंटिंग बड़ा इशू है, क्योंकि अब हर घर में नेट है। मतलब कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां इंटरनेट नहीं है। मोबाइल में सबके मोबाइल भी, पानी और ऑक्सीजन के बाद नेट ही होता है घर में। बिल्कुल। तो अब जब वो चीज है तो आपको उसका इस्तेमाल करना सीखना हो, बस ये है। आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं इंटरनेट काट देता हूं, तो आप नेट के साथ फिर बहुत सारी चीजें काट देंगे। वो तो जीवन का हिस्सा, उसका इस्तेमाल सीखना। हाँ, तो बस वही तरीका है। और डिबेट का भी वही है कि हम उसके द्वारा जो है, अगर कोई सही रास्ता निकल सकता है, अवेयरनेस फैल सकती है। कोई रास्ता ना भी निकले तो एटलीस्ट अब लोग अलर्ट तो हो रहे हैं। अच्छा, तो ऐसी बातें आ रही है इस मतलब हमारे घर में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी हैं, तमाम। अच्छा, तो बच्चे इस तरह की बात कर रहे हैं, तो अब जब अलर्ट हो गए तो एटलीस्ट कम से कम उनको समझा तो सकते हैं कि इसमें ये सही है, ये गलत है, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। देखिए, हर पीढ़ी जो है अपने हिसाब से बड़ी होती है। हम लोगों ने बहुत सारी वो चीजें की, बहुत सारी वो चीजें बोली जो शायद हमसे पहले की जो पीढ़ी थी उसको फूटी आंख बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन हमने की, हमने कहा, हमने लिखा, हमने पढ़ा। हमारे जमाने में मुझे याद है उपन्यास पढ़ना भी बुरा मान लिया जाता था कि तुम उपन्यास पढ़ रहे हो। मतलब मुझे वो समय याद है कि उपन्यास पढ़ने पर टोका जाता है कि नॉवेल पढ़ रहे हो, ये क्या मतलब बात है। कहानी बहुत सोच समझ कर पढ़ी जाती, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने सब पढ़ा, सब देखा। लेकिन वही है, आपको अपनी लिमिट्स तय करनी होगी, आपको अपनी समझ विकसित करनी होगी। आपके आसपास जो है, आप अगर उनको भी समझा सकें, उनको भी बता सकें, तो रोक तो कोई नहीं पाएगा, ये बात पक्की है। और हो सकता है कि 2-4 दिन में ये चीजें खत्म हो जाए, फिर से जो है रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना का शो जैसा है वैसे ही चलता रहे, नए एपिसोड बनाए, नई बातें करे। इससे ज्यादा शॉकिंग तो ये एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह ये लेवल आ गया है कि भाई अब इससे ऊपर का देना, इससे नीचे का तो चल जाएगा, इस लेवल का भी चल जाएगा। तो समझ पैदा करना पड़ेगी। जी हाँ, ये शॉक ऑब्जर्वर्स है नए। उपन्यास का आपने जिक्र किया तो मुझे याद आया कि कॉमिक्स जब नए नए आए थे तो लोगों ने कहा कि भाई कॉमिक्स मत पढ़ने दो बच्चों को, क्योंकि इससे उनकी कल्पना शक्ति जो है, इमेजिनेशन पावर, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब हम कहानी सुनाते हैं और कहते हैं घने जंगल में एक
हिरन दौड़ा जा रहा था, तो मैं एक इमेजिनेशन आता है कि अच्छा घना जंगल कैसा होगा, हिरन कैसा होगा, वो दौड़ रहा होगा तो कैसा होगा। और कॉमिक में ये होता था कि सारे चित्र बने होते थे, तो ये भी कहा गया। तो देखिए समय समय पर चीजें आई हैं सोसाइटी में, नई इंट्रोड्यूस हुई हैं, और जब नई इंट्रोड्यूस हुई हैं तो लोगों ने कहा है कि भाई इससे ये नुकसान है, ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। वो तो हो गई चलिए एक अलग पैटर्न पर, लेकिन मैं इस बात को तो पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके का जोक, ये सो कॉल्ड जोक, मतलब जोक भी नहीं, गंदी लाइन, फूहड़ लाइन, ये तो कभी भी हमारे मनोरंजन का कारण मुझे नहीं लगता कि ये बन पाएगी, क्योंकि जिस हाँ जी एक चीज मतलब हमारी जो हाँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसको भी चलिए उसी कैटेगरी में रख लेता हूँ। और इन पर हाँ, सबसे खराब आरोप यही लगता है कि हर चीज की हाँ, नकल करते हैं। तो हाँ, यहाँ भी ये ओरिजिनल नहीं ला पाए, मतलब कमाल की हाँ, बात है। हाँ, 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 यहाँ भी आप नकल ही उठा के लाए हो, यहाँ भी आप हाँ, ट्रांसलेशन ही लेके आए एग्जैक्टली, हो। हाँ, 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 भाई ओरिजिनल तो नहीं है भाई कुछ भी, हाँ। ऊपर से खाली हो चुका है मामला सर। फिर से यहाँ भी ये बात साबित हुई है। सद्बुद्धि यह दे सबको, मैं यही लाइन कहकर आज का बिल्कुल शो मैं ओवर करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुंद आपका कानपुर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों का भी शुक्रिया जो हमारे साथ बने रहे। एक ही रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूं, अगर हमारी बातचीत आपको पसंद आती है इसे शेयर करें, नीचे कमेंट करें। आप जहां से भी जुड़ते हैं अपने नाम के आगे शहर का नाम जरूर लिखा करें। साथ ही अगर आप नए लोगों को हमारे साथ जोड़ेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि हम और भी ऐसे वीडियोज और भी ऐसे कंटेंट बना पाएंगे, और हर वो आवाज जो बहुत जरूरी है उसे उठा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुंद और रवि जी आपका भी। थैंक यू। शुक्रिया उज्जवल जी, थैंक यू। शुक्रिया मुकुंद, थैंक यू। थैंक यू फॉर